हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में आपने अच्छे से समझ चुके हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजन। अब इस वीडियो में अपने 5 क्वेश्चंस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, जिसको करने के बाद आपका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से कर पाइएगा। और इसे पांचों क्वेश्चन का जो टाइम स्टैम्प है उसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और रावत प्रोविजन का ऊपर आपको आई बटन में उसका प्रोविजन भी मिल जाएगा। सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड जस्ट स्टार्ट। यहाँ पर जैसे आप देखिए एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मिस्टर सी अ फॉरेन नेशनल, मतलब एक बाहर का देश का आदमी है, स्टेड इन इंडिया फॉर 190 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर में 190 दिन रहा है वो। ही हैज़ नेवर स्टेड इन इंडिया बिफोर, पहले कभी इंडिया में आया भी नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम वो आया हुआ है। तो डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, ये मेरा क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन अपने करते हैं। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए ना, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, सबसे पहला चीज जो आपको करना चाहिए यहाँ पर लिखना चाहिए प्रोविजन। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, फॉर द इंडिविजुअल टू बी अ रेसिडेंट, ही स्टे in India in the previous year has to be more than or equal to 182 days or more than 60 days in the previous year, but in the preceding 4 years then the previous year his stay has to be more than 365 days करके जो भी प्रोविजंस है ना उसको आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपका क्या रहेगा, प्रोविजन। ये हम आपको लिख के नहीं देने वाला है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखिएगा हमेशा प्रोविजंस लिखिएगा कि ये है, ऐसे आपका लॉ का आंसर लिखना पड़ता है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप हमेशा लॉ के आंसर में क्या कीजिएगा कि आप ये समझाने का कोशिश कीजिएगा ऊपर वाला केस में क्या है, एक्सप्लेन द केस। तो हम यहाँ पर पूरा आंसर नहीं लिखेगा, आपका डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ये करना जरूरी है। ठीक है, 6 मार्क्स का यदि आए या 8 मार्क्स का आए तो आप ये प्रोविजंस लिखना बहुत मैंडेटरी है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर सी जो था फॉरेन नेशनल था, पहली बार आया। फिर आपका जो थर्ड पैराग्राफ रहेगा ना, उसमें आपको को रिलेट करना पड़ेगा, लिंक द फर्स्ट एंड सेकेंड पैरा। इसको लिंक करने के बाद आपको यदि थर्ड पैराग्राफ में आप यदि कंक्लूजन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या तो आप चाहते हैं कि फोर्थ पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी राइट लॉ का आंसर्स। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन रहेगा। तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में प्रोविजंस आपको मालूम है और केस आप ऊपर वाला लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको मालूम है, जो सेकंड पैराग्राफ है जो एक्सप्लेनिंग ऑफ द केस, ओके, जो यहाँ पर जो वर्किंग नोट बनेगा, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन होगा, वो हम करके दिखाने वाला है। तो हम बार बार आपको प्रोविजन लिखेगा नहीं, बट मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट इन द एग्जाम। ठीक है, सो इसको एक बार के लिए समझने के लिए हम वो नंबर लाइन का जो तरीका से हमने समझाया था उसी तरीका से पहले करके देखते हैं। तो जैसे देखिए ये रहा आपका असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, इस असेसमेंट के लिए आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर आप बोलिए, ये हो गया आपका ये हो गया आपका 23-24। आपको चेक करना है इस प्रीवियस ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि इस ईयर में ना इसका पीरियड ऑफ स्टे कितना है, स्टे इज 190 days which is more than or equal to 182 days। more than 180 days होने के कारण यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन ही सेटिस्फाई क्यों ना हो जाए, he will be regarded as a resident। so therefore we can say that since the period of stay in the previous year is 190 days which is more than 182 days, therefore कंडीशन 1 इज satisfied। अब अपने को मालूम है जब एक इंडिविजुअल ना रेसिडेंट हो जाता है, देन वी नीड टू चेक फॉर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो चेक करने के लिए अपने को फिर से वही क्या करना पड़ेगा, प्रोविजंस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखिएगा प्रोविजन फॉर, जो भी है प्रोविजन फॉर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिख देना पड़ेगा। दोनों जो कंडीशन है, जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको लिखने के बाद आप बोलिएगा कि नेक्स्ट पैराग्राफ में ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए पहली बार ये क्या कर रहा है, इंडिया में आया हुआ है। तो सिंस ये पहली बार इंडिया में आया हुआ है ना, तो इसका मतलब, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा ये वाला क्या हो गया आपका, एक्स्ट्रा हो गया। तो इस 10 साल में
मेरे को क्या होना पड़ेगा, इन्हीं 2 ईयर्स में रेसिडेंट होना पड़ेगा। सिंस वो आए पहली बार है तो रेसिडेंट तो नहीं हुआ ना, किसी भी साल में तो वो रेसिडेंट था ही नहीं, ठीक है। सो ये जो कंडीशन 1 जो है इधर आपका वो है अनसेटिस्फाइड गया। फिर कंडीशन 2 आप चेक कीजिएगा, कंडीशन 2 में क्या है, कंडीशन 2 में ये बताता है ये जो 7 ईयर्स है इसमें कितना होना पड़ेगा, स्टे मोर देन और इक्वल टू 730 डेज, जो कि है नहीं क्योंकि वो पहली बार इंडिया में आया, तो कंडीशन 2 भी आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर सिंस द एडिशनल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड ही इज रिगार्डेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो आई होप आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया और कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी समझ में आ गया। यहाँ पर सिंस क्लियरली दे दिया था 190 डेज को लेके, तो अपने को यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए भी एक अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। सो ये जो समझाने वाला नंबर लाइन है उसको एग्जाम में लिखने का दरकार नहीं है आपको, सिर्फ ये लिख दीजिएगा सिंस द पीरियड ऑफ स्टे एंड ये प्रोविजंस लिख दीजिएगा बढ़िया से। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है यहाँ पर, सर मिस्टर राम है एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम on 31st May 2019 and comes back on 15th May 2022. He again leaves India on 10th June 2023 to come back on 14th January 2024. बार बार आ रहा है जा रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। He is living in India since then, determine his residential status for assessment year 24-25. तो इसको अपने वही एक बार के लिए प्रोविजन कैसे क्या लिखना है वो तो ठीक है, अपने जो वर्किंग वाला पार्ट है वो हम आपको समझा के दिखा रहा है, ठीक है। सो अच्छा, तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या करते एक नंबर लाइन बना दिया अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स था उसको भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो असेसमेंट ईयर है अपना 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। अपने को यूजुअली जो सेकेंडरी कंडीशंस भी चेक करना था, 10 साल तक जाना होता है, तो एक बार के लिए मैंने समझाने के लिए ऐसे भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया छोड़ रहा है 31 मई को 2019 में एंड कम बैक्स ऑन 15 मई 2022। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पीरियड में जो मेरा ग्रीन कलर का जो पेन में दिख रहा है इस पीरियड में वो इंडिया में नहीं था, ठीक है। एंड ही अगेन लिव्स इंडिया ऑन 10th जून, फिर आया, फिर वो 10 जून को इंडिया छोड़ के गया एंड कम्स बैक ऑन 14 जनवरी 2024। इसका मतलब फिर इस पीरियड में भी वो इंडिया में नहीं था। तो ये बाकी का जो टाइम पीरियड है उसमें वो इंडिया में था। तो ये आपको समझना है क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेन कंसर्न ही जो है ना दैट इज टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर जो मेन चीज़ जो आता है, मेन मुद्दा जो आता है कि सर वो प्रीवियस ईयर में क्या वो 182 डेज या उससे ज़्यादा था या नहीं था, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस सी दैट, यदि है तो ये द रेसिडेंट, यदि नहीं है तो फिर मेरे को सेकंड टेस्ट देखना पड़ेगा, दैट इज प्रीवियस ईयर में 60 डेज और लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज है कि नहीं है। सो लेट अस सी दैट। अपने को क्या दिख रहा है, सर देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा टाइम बचा दिया। कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे जो है यहाँ पर 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से लेकर आपका 10 मार्च 2023 तक ये बंदा इंडिया में था। कितना दिन के लिए, 71 डेज के लिए, 71 डेज के लिए। फिर 14 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2024 तक, हाँ सिंस यहाँ पर मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, सो द पीरियड ऑफ डे एंड द पीरियड ऑफ लिविंग बोथ विल बी काउंटेड एंड टाइम फैक्टर यहाँ पर अपने को लगाने का दरकार नहीं है। टाइम दिया रहता है तो अपने को टाइम भी लगाना पड़ता है एंड 24 आवर्स विल बी कन्वर्टेड टू 1 डे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सर 2024 तो लीप ईयर है सर, तो लीप ईयर है तो 14 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 का भी यदि डेज कैलकुलेट कीजिएगा यू विल बी गेटिंग 78 डेज, ठीक है। टोटल में आ गया 149 डेज। ओ माय गॉड सर 182 डेज से तो कितना हो गया, कम हो गया। लेकिन फिर भी अपने को हार नहीं मानना है क्योंकि 60 डेज से अभी भी ज़्यादा है। सो फॉर द पर्सन टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों में से कोई भी एक फुलफिल करना पड़ेगा। 182 डेज से कम है लेकिन 60 से ज़्यादा है, लेकिन 60 से ज़्यादा है तो उसके साथ साथ आपका ये जो पुराने 4 साल है यहाँ पर 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स आपको चेक करना पड़ेगा यदि 365 डेज से ज़्यादा है कि नहीं। सो 15 मई से लेकर 31 मार्च 2023 तक इसका जो स्टे है वो हो जा रहा है 322 डेज। 2021-22 में वो था नहीं, 2020-21 में भी वो इंडिया में नहीं था। फिर 2019-20 में जब चेक किया तो 61 डेज, टोटल में आ गया आपका 383 डेज। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। नंबर लाइन आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, वो आपका मन है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया है ना वो आपको दिखाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा, सिंस द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया वाज लेस देन 182 डेज, वी वेंट फॉर द सेकंड टेस्ट ऑफ बेसिक कंडीशन, दैट इज हिज पीरियड ऑफ स्टे इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हैव टू बी मोर देन और इक्वल टू 60 डेज एंड इन द प्रायर 4 years इट हैज टू बी मोर देन 365 डेज। यहाँ पर सर 149 इज मोर देन 60 डेज है, ठीक है। सो इस केस में अपने का क्या किया, फिर पुराने 4 साल देखें एंड अपने 383 डेज आया, तो वही अपने लैंग्वेज में यहाँ पर लिख देंगे। हम यहाँ पर लिख के आपको दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज जो आपको लिखना होता है एग्जाम में, मैंने वो भी लिख के दे दिया। अब सिंस द पर्सन इज अ रेसिडेंट, अब आप लोगों को क्या करना है, वी हैव टू चेक वेदर ही इज ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सर उसका कंडीशन क्या है कि आउट ऑफ द लास्ट 10 years he has to be resident in any of the 2 years। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए हर जगह यहाँ पर पीरियड ऑफ स्टे यहाँ पर 365 डेज है यहाँ पर। सो ही हैज़ बीन अ रेसिडेंट फॉर मोर देन 2 years एंड एट द सेम टाइम उसका यदि यहाँ से लेकर 7 years तक कैलकुलेट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, so it is more than, stay is more than 730 डेज, क्योंकि आप सिंपल सा बात है ना, यहाँ पर तो पूरा रहा है, यहाँ पर तो पूरा रहा है, यहाँ पर भी पूरा रहा है, ठीक है। सो सिंस ये सेकेंडरी कंडीशंस को फुलफिल करता है, सिंस ही ऑल्सो सेटिस्फाइज, आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, हाँ, उसके बाद आप ये लिखिएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो आई बिलीव आपको कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पर देखिए एक एट अ ग्लैंस में, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू विल बी राइटिंग द प्रोविजंस, फिर आप ये नंबर ऑफ स्टे दिखाएंगे, फिर आप उसको रिलेट करके आप दिखाएंगे इतना इतना दिन रहा है एंड ही इज अ रेसिडेंट और नॉट रेसिडेंट। फिर यदि रेसिडेंट रहा तो यू हैव टू आल्सो वेरीफाई फॉर द ऑर्डिनरीली और नॉट फॉर ऑर्डिनरीली। सो ऐसे करके आप एग्जाम में दिखा सकते हैं, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहेगा। नंबर लाइन तो आप समझाने के लिए, दैट इज अप टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर जोसेफ अ फॉरेनर केम टू इंडिया फ्रॉम पोलैंड, अच्छा पोलैंड से आया लड़का, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 April 2017। ही स्टेड हियर कंटिन्यूसली फॉर 3 years, 3 साल कंटिन्यूसली रहा and went to France on 1 April 2020. He however returned to India on 1 July 2020 and went to Poland on 1 December 2021। बार बार आ रहा है जा रहा है लड़का, ठीक है। He again came back to India on 25 January 2024 on service in India, determine his residential status for assessment year 24-25। So let us do it। यहाँ पर ना मैं आपको नंबर लाइन नहीं बना के डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया हम दिखा रहे हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। सो 2023-24 में ना ये आया कब, 25 जनवरी 2024 में आया। तो 25 जनवरी में आया तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 डेज, प्लस फरवरी में कितना 29 दिन क्योंकि ये लीप ईयर है, मार्च में कितना 31 डेज। तो इसको टोटल कीजिएगा कितना आ रहा है 67 डेज। ओ माय गॉड, ये तो 182 डेज से कम हो गया। इसका मतलब सेकेंड कंडीशन देखना पड़ेगा ऑफ द बेसिक कंडीशन क्या है, 60 डेज से थैंक गॉड ज़्यादा। अब देखेंगे कि पुराने 4 साल में यदि उसका 365 डेज से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2022-23 में मिस्टर जोसेफ अ फॉरेनर केम टू इंडिया फ्रॉम पोलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 April 2017। तो यहाँ पर तो इसका क्या है नील है, इधर भी इधर नील है, इधर भी नील है। 16-17 में 17 में यहाँ पर ये आया हुआ है 1 April में। 1 April में आया तो कितना दिन रहा, ही स्टेड हियर कंटिन्यूसली फॉर 3 years। तो इसका मतलब 17-18 में आपका 365 डेज रहा है, 18-19 में भी 365 डेज रहा है। फिर उसके बाद 19-20 में भी ये 365 डेज रहा है। तो 2020-21 में ये 1 अप्रैल को जा रहा है, तो ये 1 डे इधर आ गया कि वो भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। और अप्रैल में बाकी दिन था नहीं, मई में नहीं था, फिर जून में नहीं था, फिर आया कब ये जुलाई में आया, 1 जुलाई को आया। तो 1 जुलाई भी कैलकुलेट होगा, तो जुलाई में कितना दिन हुआ आपका 31, फिर अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये कैलकुलेट करके कितना दिन आ रहा है 275 डेज, ठीक है। यहाँ पर फिर 21-22 में फिर वो एंड वेंट टू पोलैंड ऑन 1 December 2021। इसका मतलब सर ये अप्रैल में भी था, अप्रैल में 30, फिर मई में 31, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एक दिन, 245 डेज। इज दैट क्लियर? सो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। फिर 2022-23 में तो वो किसी दिन में के लिए भी था ही नहीं, ये हो गया आपका नील। ठीक है, सो अब अपने को क्या करना है सर, यहाँ पर तो 60 डेज, मोर देन 60 डेज है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पुराने 4 साल में ये चेक करना है कि क्या वो 365 डेज से ज़्यादा है। सो लेट अस सी, 1 2 3 4, ओ माय गॉड, आराम से इट इज़ मोर देन 365 डेज। तो आप यहाँ पर प्रोविजन लिख दीजिएगा, सिंस हिज नंबर ऑफ स्टे ऑफ डे in the previous year is more than 60 days and in the 4 previous years preceding to the relevant previous year is more than 365 days, he is a resident in India। तो इसके बेसिस में क्या हो गया, आपका रेसिडेंट हो गया। अब एक बार यदि वो रेसिडेंट है तो आपको क्या चेक करना है, वेदर ही इज ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली। अब ऑर्डिनरीली नॉट ऑर्डिनरीली के क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा ये जो 10 साल में किसी भी 2 साल में उसको क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेरे को रेसिडेंट दिख रहा है, यहाँ पर भी वो रेसिडेंट है, इस प्रीवियस ईयर में भी वो रेसिडेंट है, आराम से ही दिख जा रहा है। इधर भी रेसिडेंट है और इधर भी रेसिडेंट आराम से दिख जा रहा है। तो मेरे को तो क्या चाहिए, मोर देन 2 ईयर्स है, तो डन, सफिशिएंट है। नेक्स्ट 7 ईयर्स में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 ईयर्स में ओ माय गॉड आराम से 365 365 365, ये तो आराम से ऐसे देख के मेरे को क्या दिख जा रहा है, मोर देन 730 डेज भी है। ठीक है, इसका मतलब ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हुआ। इज दैट क्लियर? आप एग्जाम में ऐसे ही करके टेबल बना दीजिएगा, आप चाहते हैं ऐसे करके जो मैंने ब्रैकेट बना के डेज दिखाया वैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोविजंस लिखेगा वो प्यार से लिखेगा, अच्छा से लिखेगा, शब्दों में लिखेगा एकदम, ठीक है, सजा के। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। अब नेक्स्ट विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसको भी ना आपने थोड़ा सा नंबर लाइन में समझ, क्योंकि ना मेरे जो फिजिकली जब हम पढ़ाते हैं ना, काफ़ी बच्चों को देखा है मैंने कि वो नंबर लाइन में वो लोग कंफर्टेबल फील करते हुए। तो ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बिना नंबर लाइन का करके दिखाया है, ठीक है, एंड बाकी में नंबर लाइन दिया है। इस क्वेश्चन को फिर से हम एक नंबर लाइन देके आपको समझाने का कोशिश करता है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये बंदा जा कब रहा है, 15 सितंबर को जा रहा है, 15 सितंबर। सो 15 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक ये तो इंडिया में था ही नहीं। सो ये इंडिया में कब था, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 15 सितंबर तक ये था यहाँ पर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। तो इसका पीरियड ऑफ स्टे जब हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो इसमें कितना आ रहा है, 168 डेज। ओ माय गॉड। सो यहाँ पर क्या आ गया, 182 डेज से लेस है। सो 182 डेज से जब लेस है ना, तो आपको फीलिंग्स आएगा सर, तब तो फिर आपको सेकंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में क्या है कि सर 60 डेज से ज़्यादा होने से और प्रीवियस 4 ईयर्स में प्रीसीडिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन 360 डेज होना चाहिए। और ये तो सब था ही तो यहाँ पर, ये सब तो इंडिया में ही तो था। नो, but since he is leaving India approved by the central government, senior goes to Nigeria। so इस केस में अपने को सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 देखना है, दैट मीन्स 182 डेज वाला। अपने को सेकेंड कंडीशन नहीं देखना है, जैसे आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर अपने पिछला क्लास में जो किए थे। आपको याद है जब मैंने एक एक्सेप्शन करवाया था, तो यहाँ पर क्या था, इन द फॉलोइंग केसेस ओनली एंड ओनली कंडीशन 1 इज टू बी चेक्ड। ठीक है, कंडीशन 2 को अपने चेक नहीं करेंगे। किस केस में, इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन हु इज गोइंग आउटसाइड फॉर अ जॉब एंड इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन इसके लिए मैंने यहाँ पर पर्पसली डाला था। इस केस में दिस पर्सन मिस्टर के.वी. राव इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट। तो इसको आप अच्छा से मिला के आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, एकदम सजा के, दैट इन फॉलोइंग केस इट इज एन एक्सेप्शन एंड वी ओनली चेक कंडीशन 1, वी डोंट चेक कंडीशन 2 ऑफ द बेसिक कंडीशन। सो देयरफॉर हिज पीरियड ऑफ, सिंस वी कैन सी दैट द पीरियड ऑफ स्टे इज लेस देन 182 डेज, ही विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ रेसिडेंट।
सो ही इज अ नॉन रेसिडेंट. सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर. सो देखा मेरा जो पांचों क्वेश्चन जो देने का ऑब्जेक्टिव था ना, उसमें क्लैरिटी हर एक चीज का होते जा रहा है. अब एक फाइनल क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड वी विल एंड दिस चैप्टर इन ऑल रेस्पेक्ट. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको अपने पूरा लेंदी वाइज नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 to 6 मार्क्स के लिए, तो ये कैरी करता है आपका 2-2 मार्क्स. ठीक है. सो यहाँ पर अपने को उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक स्टेटमेंट में अच्छा से लिख देते ना, और यहाँ पर ज़्यादा बार आना जाना भी एक आदमी का लगा नहीं रहता है. सो लेट अस सी सॉल्यूशन. सो यहाँ पर बस अपने समझेंगे और इसको लिख देंगे. प्रोविजन जरूर लिखिएगा एग्जाम में, ये इनकम टैक्स का पेपर है, लॉ का पेपर है, प्रोविजंस लिखना पड़ता है. ठीक है. सो ascertain the residential status of the SSC in the following cases for the assessment 24-25. 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए. मोहन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. ही लेफ्ट फॉर ईरान. So, ईरान के लिए गया ऑन 18 अप्रैल 2023 एंड कुड नॉट रिटर्न. अच्छा, यहाँ पर एक आन नहीं है. टू इंडिया टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24. सो ईरान के लिए कब गया? 18 अप्रैल को गया. कब? 2023. मतलब ये कितना दिन रहा इंडिया में? 18 डेज. सो 18 डेज रहने का मतलब क्या है? ये तो 60 डेज से भी कम हो गया ना, तो ये नॉन रेसिडेंट. सो नंबर 1 केस में उसके बाद तो आया ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर खत्म होते तक भी नहीं आया. सो ही इज non-resident. I hope you got it, because his period of stay is only 18 days, which is less than 60 days also. Number 2 देखते हैं अपने. रामावतार left for USA on 10th March 2021. 10 मार्च 2021 में गया. After having lived in India for 20 years, he returned to India on 10th September 2023. So ये कब आया? 10 सितंबर 2023 में आया. सो यहाँ पर 10 सितंबर 2023 के बाद अभी जब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो इट इज़ मोर देन 182 डेज. सो सिंस इट इज़ मोर देन 182 डेज, ही इज़ अ रेसिडेंट. इट विल कम अराउंड आई थिंक 203-4 दिन आने वाला है. ठीक है. सो ये रेसिडेंट हुआ. लेकिन एक बार रेसिडेंट होने से यू हैव टू अगेन चेक वेदर ही इज अ ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. एंड सिंस ये इंडिया में बहुत 20 साल से रह रहा है, इसका मतलब तो वो सर पुराने जो 10 साल का जो क्राइटेरिया था रेसिडेंट 2 साल में चेक करना, वो मतलब था ही ना. एंड उसके ऊपर आपका ये 730 डेज का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर जाएगा. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. थोड़ा सा इसको एक कैलकुलेशन करके भी आप दिखा सकते हैं. ठीक है. हम ज़्यादा वीडियो को लंबा खींच नहीं रहे. जब 20 साल रहा है, इसका मतलब वो 10 साल भी रहा है, उस 10 साल में रेसिडेंट भी रहा है. और यदि आप 7 साल का कैलकुलेट कीजिएगा तो उसमें 730 डेज से ज़्यादा तो आएगा ही आएगा. सो थर्ड वाला केस में देखते हैं. सो राजेंद्र इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही लेफ्ट ऑन 15 मई 2023 फॉर लंदन फॉर हायर स्टडीज. ही केम बैक ऑन 25 मई 2024. अगला साल आया वो. इस साल में सिर्फ वो कितना दिन रहा है? लेट अस सी. अप्रैल में रहा 30 दिन, मई में रहा 15 दिन, और तो बाकी दिन तो वो रहा नहीं. वो तो लंदन भाग गया, सॉरी भाग नहीं गया, पढ़ने गया. ठीक है. उसके बाद वो आया कब? 25 मई 2024, मतलब 31 मार्च के बाद आया. ठीक है. तो इसका मतलब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वो 45 डेज ही रहा है. सिंस वो 45 डेज रहा है ओनली एंड ओनली, सो ये आपका ना 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ना ही आपका 60 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है. सो इसका मतलब ही इज अ नॉन रेसिडेंट. सो अपने यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए. मोरलेस जितने भी एग्जाम में आ सकने वाला टाइप का क्वेश्चन था, हर एक चीज़ को जो कंसेप्ट वाइज कैसे सम्स को करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, हर एक चीज़ को मैंने कवर अप करने का ट्राई किया है. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड वाज डूइंग इट टुगेदर. ये 4-5 क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. सो जैसे कि मैंने बोला, हर एक चीज़ का आपको टाइम स्टैम्प है. प्लीज़ चेक दैट. एंड जो क्वेश्चन आपको बार बार देखना है, उसका आप फिर से देख के उसी क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख सकते हैं. सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.